गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। दिस इज अरुण चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के पेडागोजी के कुछ एमसीक्यू करेंगे और इसके कुछ विशेष चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, जैसे सीटेट, यूपीटेट और टीचिंग लाइन में जो है मैथ का पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 5-6 नंबर तक निश्चित आपको मिल जाएगा, इससे बाहर और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी में से सब आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है इसके कंसेप्ट को भी साथ साथ हम लोग इसमें सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई क्या है? तो अगर पेपर में आ जाए, इसके विगत वर्षों में आपने देखा होगा, मैं उन क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया हूं जो पूछे गए विगत वर्षों में हैं। उनमें से हम जो है इसको कलेक्ट किए हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पाई क्या है? तो अगर पेपर में आ गया कि पाई क्या है, तो आप बताओगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में दर्शा दिया जाए वो क्या होगा? लिख दिया जाए वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम मान के बारे में बात करते हैं, यानी 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर ओनली पाई का मान अगर पूछता है, अगर इस तरह दिया जाए तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर इस तरह दिया जाएगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। याद रखना। दूसरा है, गणित की विशेषता क्या है? गणित की विशेषता क्या है? अगर पेपर में आ गया गणित की विशेषता क्या है, उसमें दो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा। तो आप देखना, तर्कपूर्णता पहला क्या है? गणित की विशेषता तर्कपूर्णता, यानी तर्क से संबंधित है। गणित क्या है? तर्क से संबंधित है। दूसरा क्या है? परिणाम की निश्चितता या शुद्धता। जो परिणाम है, इसकी जो परिणाम होती है शुद्ध परिणाम आती है। ओके, तो गणित की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता और परिणाम की निश्चितता। ओके, या शुद्धता। दूसरा देखते हैं, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो। अगर पेपर में आ गया गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, क्या बताओगे? प्लेटो। अगला है, हासिल का या हाथ लगा संप्रत्यय को गणित में देने वाला कौन था? जो हम लोग गणित में हासिल लगाते हैं, जैसे 3, 4, यहाँ पे 8, 2। अब हम इसमें से क्या करते हैं? इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से क्या करते हैं? इसमें हासिल लगाते हैं। हासिल लगा लिया, यानी कि एक हासिल इसमें लगाया, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 2। 2 में से 2 0, यानी कि हासिल का जो ये नाम दिया था, जो हासिल का सबसे पहले रिसर्च किए थे, उनका नाम क्या है? वो कौन थे? वो थे श्रीधर ने। कौन थे? श्रीधर जानते हो, जो b² - 4ac का जो फार्मूला लॉन्च किए हैं, वो है श्रीधर। ओके, उन्होंने ही हासिल को नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक क्या है? प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम क्या है? याद रखना, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एक और क्वेश्चन इसमें पहले देख लो। गणित की भाषा है, जो गणित की भाषा हो क्या है? गणित की भाषा है, गणित की भाषा कैसी है? सांकेतात्मक। गणित की भाषा कैसी है? सांकेतात्मक। सांकेतिक के रूप में, संकेत के रूप में इसकी भाषा है, इसकी लैंग्वेज है। ओके, अगर पेपर में आ गया गणित की भाषा कैसी, क्या बताओगे? 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे आपको अगर दिया जाएगा सांकेतात्मक, तो वहां पे तुरंत आप उसको टिक कर देना, यही आपका सही होगा, सांकेतात्मक। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम क्या है? तो याद रखना, जब कभी इस तरह पूछे, पहले देखो छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। अब क्या होगा, जो इनकी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का अनुसार, यानी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं छात्रों को प्रगामी
प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, यानी कि उनको भविष्य के लिए तैयार करना होगा। दूसरा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए गणित, यानी गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो याद रखना, इसका पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, अपने दिमाग में रखना कि ये जो है छात्रों से संबंधित लेना है, यानी छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का जो अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा नहीं है, यहां देखना, कौन सा नहीं है, इसको पूछा है। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब नहीं है पूछा है, तो याद रखना, देखा इसमें गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, उच्चतर और अमूर्त की पढ़ाई तैयार करना। दूसरा, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ये तो सही है, ये तो सही है, इसने नहीं पूछा है। दूसरा देखते हैं, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, यानी कि इसमें जो है यही नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, पहला वाला। ओके, और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन 8 का है, करें दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने, फिर देखो, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहे हैं कि फिर देखो, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखो, कह रहे कि दो दशमलव, यानी कि अगर कोई भी 1.1 या 0.1, 0.7 और 0.8 अगर हमको इस तरह पढ़ाना है और इसको ऐड करना है या इसके बारे में बताना है, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त इनमें से कौन सा है? ग्राफ पेपर या गिन तारा या मोतीमाला? गिन तारा आप तो जानते हो, गिन तारा जो है सब्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, जैसे अगर गिन तारा जो होता है उसमें से बर्ड लगे रहते हैं, अब उसमें से जैसे टोटल हम लोग कितना देते हैं, 1 2 3 4 5 जो है कितने हैं, तो इसमें 5 है, तो 3 अगर हम इस साइड कर लेते हैं और 2 इधर कर लेते हैं, तो यानी 3 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो गिन तारा के लिए होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जब इसके लिए आए दशमलव संख्याओं के योग को पढ़ाने के लिए, तो इसको हम जो है किस पे जाएंगे, ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पर अगर हम बताते हैं बच्चों को, तो आसानी से वो समझ लेगा कि कौन जो है क्या है ये, ठीक है, उसको आसानी से समझ लेगा। ग्राफ पेपर पे डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित एवं वर्गीकृत कर सकता है, क्या है वो? यानी कि वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित एवं वर्गीकृत कर सकता है, क्या है? यानी कि फर्स्ट स्तर विश्लेषण या सेकंड स्तर अनौपचारिक या औपचारिक भी पूछ सकता है। उसके बाद 0 स्तर मानसिक चित्रण। याद रखना, जो वैन हीले हैं उन्होंने कितना, तीन स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे विद्यार्थियों को दिखावट के अनुसार वर्णित एवं वर्गीकृत कर सकता है, यानी कि उस पे 3 स्तर बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि इसमें क्या है, जैसे अगर हम लोग कोई फिगर बना के इसको देते हैं बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, उस पे जो है उसको उस तरह आकृति को घुमा सकता है, बना सकता है, ठीक है। अगर हम उसको ये बताएं कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेरीमीटर, तो ये सब नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे फर्स्ट स्तर विश्लेषण पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें समझने लगता है। 2 स्तर अनौपचारिक, ये भी नहीं है, ओके।
जीरो स्तर मानसिक चित्रण पे जो बालक है उसको इस तरह की वो जो है फिगर बना सकता है। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे, जीरो स्तर मानसिक चित्रण पर। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं का संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग की, कौन सा विधि प्रयोग की थी, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि या निगमन विधि या व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे, नहीं है व्याख्यान विधि, बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो आगमन विधि होता है, सबसे पहले क्या दिया जाता है, आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद रूल बताया जाता है, फिर जो है उसको कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। पहले एग्जाम्पल के माध्यम, पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, तब जो है उसको रूल बताकर फिर जो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, आगमन विधि। कौन सा सही होगा, आगमन विधि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रोमन अंक का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो बताना कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। ओके, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, रोमन अंक को याद करना मुश्किल है। अब इसमें कौन सा सही है, आप इसको बताओगे। ठीक है, रोमन अंक का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो बताओगे कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम जो हिंदू अरबिक है उसको हम क्या किससे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इसका जो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका जो है स्थानीय मान निकाल सकते हैं। लेकिन जो रोमन नंबर है इसका जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह लिखते हैं कि नहीं, तो इसमें जो है 0 गायब रहता है, इसमें 0 रहता ही नहीं रोमन नंबर में, तो इसकी गणना हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, स्थानीय मान भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सा सही है, नहीं किया जा सकता, मतलब यही है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। ओके, इसलिए इन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। ओके, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।